नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, बाबा जी कुश्ती मामलों के एक्सपर्ट हैं। बाबा जी धर्म दर्शन विज्ञान के एक्सपर्ट हैं। लेकिन राजनीतिक मामला जब आ रहा है तो बाबा जी पंजाब और हरियाणा की राजनीति के ऐसे एक्सपर्ट उभर के सामने आए हैं कि बड़े बड़े नेताजी लोग, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी लोग भी अब राजनीतिक गुरु बनाने पर आमादा हैं बाबा जी को। बाबा जी, हरियाणा में 25 तारीख यानी छठे राउंड में और पंजाब में 7वें राउंड यानी 1 तारीख। अब चुनाव बिल्कुल सामने आ गया है और मजे की बात यह है कि जो अंतिम राउंड के में या जितना लास्ट में इलेक्शन होता है वहां का चुनाव उतना ही लंबा होता है, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे वहां की जनता हो, है ना। जो पहले राउंड में जहां पोलिंग थे तो मान लीजिए 30 दिन का चुनाव हुआ, लेकिन जहां 1 तारीख को पोलिंग है वो तो 2.5 महीने 3 महीने का चुनाव हो गया सर, घोषणा होने के बाद। तो एक लंबा चुनावी माहौल बना है हरियाणा में भी और उससे भी लंबा बन के निकल के आ जाता है पंजाब में भी। दोनों स्टेट का बारी बारी से मैं चाहूंगा, क्योंकि आप तो पंजाब और हरियाणा को राजनीति को ऐसे बांच रहे हैं कि लगता है कि कहीं दोनों राज्यों को आप भौगोलिक रूप से भी एक न कर दें। और पता चला साहब कि हरियाणा और पंजाब इकट्ठा हो गया सर। 25 तारीख के हरियाणा वोटिंग और 1 तारीख के पंजाब वोटिंग पर लेटेस्ट अपडेट क्या है सर? आपका ज्ञान, आपका विज्ञान, आपका मनोविज्ञान वाला अध्ययन क्या कहता है? सर, पहले हरियाणा से शुरू कर लेते हैं क्योंकि हरियाणा में 25 को है, पंजाब में 1 तारीख को है। मैंने बिल्कुल। तो सर इस पूरे चुनाव में मैंने एक चीज देखी है। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास शीर्ष में नेता नहीं है, सिर्फ लकी स्पर्म्स हैं। नंबर 2, कैंडिडेट नहीं है, संगठन नहीं है, पैसा नहीं, विल पावर नहीं है, पहले ही हार मान के चुनाव लड़ रहा है। पैसा भी नहीं है, बाकी सब समझ में आता है। पैसा तो पैसे की तो इतनी कंगाली है कि नमक के साथ रोटी खा रहे हैं चुनाव में। और उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि इस बार पैसा क्यों इतना कम खर्च हो रहा है चुनाव में। तो पहले आ जाते हैं कि चुनाव लड़ा कैसे जा रहा है। हरियाणा में सर्वे सर्वा हैं कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा, और उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को पहले ही बोल दिया था कि खबरदार, दिल्ली से रोहतक की तरफ या हरियाणा की तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लूंगा, हम टिकट सब बांट लूंगा। तो हुड्डा साहब ने ऐसा टिकट वितरण किया है कि कांग्रेस के जो छोटे मोटे नेता थे पहले तो टिकट वितरण में ही निपट जाएं। अगर एक आध तो टिकट पा भी जाएं, वो भी अपनी मनपसंद सीट से नहीं, ऐसी सीट से जहां हार जाएं, तो ऐसी जगह से टिकट दे दो, और ऐसी जगह से टिकट दे दो और उसके बाद हरवा भी दो। इसकी भी फुल व्यवस्था किए हैं हुड्डा साहब। नंबर 2, अपने बेटे को लड़वा रहे हैं रोहतक, और हालत यह है कि रोहतक छोड़ के आज तक दोनों बाप बेटा रोहतक छोड़ के किसी अन्य सीट पे गए नहीं है प्रचार करने। एकमात्र सीट ऐसी है जहां कांग्रेस लड़ाई में दिख रही है, वो है सिरसा। बाकी तो मैं, हालांकि हारेंगे वो भी, 10-0 होने जा रहा है हरियाणा में, पर एकमात्र ऐसी सीट है सिरसा जहां कांग्रेस लड़ाई में है। शैलजा जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, और रोहतक तो भाई लड़ाई में होता ही है, रोहतक तो भाई हॉट सीट है ही है। हाँ हाँ। तो सर शैलजा जो है अंबाला से चुनाव, उनकी अंबाला सीट है, वो लोग वहां से लड़ना चाहते थे क्योंकि वहां पे काफी बड़ी संख्या है एससी वोटर्स की, रिजर्व सीट भी है। तो उनको सिरसा से चुनाव लड़वा रहे हैं जबरदस्ती, और ये व्यवस्था की है कि वो हार जाएं। एक बार भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए। पत्रकारों ने पूछा कि आप सिरसा शैलजा जी की हेल्प करने चुनाव प्रचार करने नहीं गए? बोला हमको बुलाइबे नहीं की, हमको जब न्योता भेजेगी, पालकी भेजेगी, उस पे 4 ठो कहार आगे कुछ लोग जो है चंवर डुलाएंगे, तब ना हम जाऊंगा प्रचार करने।
तो ये तो उन्होंने जवाब दिया है, सिरसा प्रचार करने नहीं गए, सिर्फ रोहतक में। और आज की तारीख में आई एम सॉरी टू से कि पूरी हरियाणा कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, दैट इज रोहतक। उत्तर प्रदेश में पूरी कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर, 1.5 सीट पर चुनाव, 1.5, 3 कैसे? कांग्रेस 3 पे कैसे लड़ रही है? 1.5 सीट पे। अच्छा, आप फोन पे बतिया रहे हैं। कांग्रेस 1.5 सीट पे चुनाव लड़ रही है, एक रायबरेली, आधी अमेठी। बाकी लोगों को बोल दिया कृपया अपनी अपनी व्यवस्था स्वयं करें। मैं 3 सीट बोलता हूं सर, मैं 3 सीट बोलता हूं, कन्नौज, मैनपुरी और रायबरेली, ये 3 सीट। तो, बाकी सब लोग अपने इंडी भरोसे ना, इंडी की बात नहीं कर रहा मैं, कांग्रेस की बात। अच्छा हाँ, कांग्रेस, ठीक ठीक। कांग्रेस 1.5 सीट पर चुनाव लड़ रही है। सर आधी सीट कौन? मैं तो वो आधी भी नहीं मानता हूँ, 1 सीट मानता हूँ, आधी कौन है? अमेठी, अमेठी। अच्छा अच्छा, जहां नौकर साहब लड़ रहा है। हाँ, जो भी है। तो सर ये तो कांग्रेस की हालत है, ऐसे में क्या हरियाणा लड़ेंगे? अच्छा, ये तो हो गई मोटे तौर पे ऊपरी बात। पैसा हरियाणा में इसलिए नहीं खर्च कर रहा है कोई, क्योंकि चलिए महीना बाद विधानसभा भी है, 4 महीना बाद विधानसभा लड़ना है। जी जी। अभी हाँफ जाएंगे, अभी सारी ऊर्जा खर्च कर देंगे, तो विधानसभा किस पैसा से लड़ेंगे? अच्छा, विधानसभा थोड़ा ज्यादा लोकलाइज चुनाव होता है, लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल लोग होते हैं, लोकल कैंडिडेट होता है। छोटा विधानसभा है, थोड़ा फोकस ज्यादा होता है, कैंडिडेट के लिए भी छोटा एरिया होता है, तो उसको भी एक एक, यहाँ तो क्या है कि बस एक बार सरसरी तौर पे मेन रोड से घूम गए, हो गया प्रचार, सब गांव कवर हो गए। गांव के अंदर बहुत कम घुसता है आदमी लोकसभा चुनाव में, वहां तो एक एक टोले में जाता है। जब विधानसभा होता है तो हर एक गांव के हर टोले में जाता है कैंडिडेट वोट मांगने, तो सर उसमें ऊर्जा ज्यादा खर्च होनी है। अच्छा, यहां तो मोदी के नाम पे या केंद्रीय उसके नाम पे वोट मिल जाना है, वहां तो आपको खुद चुनाव लड़ना है। तो विधानसभा के लिए लोग पैसा बचा रहे हैं हरियाणा में, चाहे वो भाजपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, कांग्रेस पार्टी हो। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के पास तो वैसे भी पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, बहुत कंगाली है। एक काम और हुआ है सर, हाउ जॉन इलेक्टोरल बॉन्ड था, उसमें चाहे कितनों आप वसूली व्यवस्था उसको बताएं, पर सर व्हाइट मनी मिल जाता था ना, 1000-2000 करोड़, जज साहब तो लिप दिए। तो अब ये बताइए कि रख दो यहां, शाबाश, बहुत अच्छी लड़की है। खरबूजा आ गया सर, ठीक सर, खरबूजा कटेगा तो बहुतों में बटेगा, कहावत है। तो सर खरबूजा में तो मैं भूल गया सब कुछ, क्या बोल रहा था। नहीं, आप खैर, हाँ, तो सर जज साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो रोक लगा दी, पैसे जाम हो गए। अब तो ब्लैक मनी का ही सहारा है। ठीक बात। अब ब्लैक मनी कांग्रेस को कोई क्यों देगा? देगा तो भाजपा को नहीं देगा। अरे सर ऐसा ना कहिए, ये भाजपा ये सब आपको दौड़ा लेंगे, ये गलत बात है। देखिए, मैं थोड़ी कड़वी सच्चाई बोलने को क्या तू, आप एक हराम का पैसा कमाए हुए बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको खरीदना है तो आप किसको खरीदेंगे? भजपइयों को न खरीदेंगे, कांग्रेसियों काहे पैसा वेस्ट करेंगे आप? ये लॉजिक है, लॉजिक है। अरे सर ये अटल सत्य है, हारे हुए घोड़े पे कौन दांव लगाता है? भारतीय राजनीति का। तो सर कांग्रेस जो, अच्छा, मैं जिस दिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे लिपाई हो रही थी, मैं तभी कह रहा था कि आई मैया, ये जो है ये तो और कंगाली, ये सब खुशी तो मना रहे थे ऊपर ऊपर से, पर मैं देख रहा था कि ये तो भाजपा फिर भी सरवाइव कर जाएगी। विपक्ष तो एकदम में कंगाल हो गया चुनाव से पहले। जी सर, मैं सामान्यतः पर्दे के पीछे वाली सच्चाई ब्रेक नहीं करता महफिल लूटने के लिए, लेकिन मैं आपको यह चीज दर्शकों के सामने भी ब्रेक कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों के बारे में मैं दावे से नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अद्भुत
इकोनॉमिक मॉडल पेश किया है इस चुनाव में। जित एक भी पैसा किसी प्रत्याशी को पार्टी फंड से नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। केवल और केवल बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री अमित शाह और ये लोगों की जो रैलियां हैं, इसका खर्चा केवल पार्टी उठा रही है। इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए एक भी पैसा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को नहीं मिला है। और तो और, दर्शक भी सुन ले, मैं आज भी आपको भी बता दे रहा हूं, मैं सामान्यतः इस तरह की ब्रेकिंग नहीं देता। और तो और, जो समर्थ पैसे रुपए से जो समर्थ प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी लाद दी गई है, डाल दी गई है, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया है कि जो थोड़े बहुत पैसे से कमजोर प्रत्याशी हैं, उनकी जाके मदद करो। तो ये चुनाव अद्भुत हो रहा है सर, बिल्कुल अद्भुत हो रहा है। सर मैं एक बात बताऊं आपको, अगर सचमुच ऑडिट हो जाएगा ना, तो इस बार बहुत से प्रत्याशी जो चुनाव आयोग की जो लिमिट है ना, उसके आधे में नहीं चुनाव पहुंच निपटा पाएंगे, देंगे। नहीं उसके पहुंच आधे में पाएंगे चुनाव आप। निपटा देंगे। सर मैं बताऊं, पहले मैंने कुछ चुनाव बड़े नजदीक से देखा है। मैं एक आध सांसद के स्तर के चुनाव में चीफ पोलिंग एजेंट भी रहा हूं, आप बेहतर जानते हैं। मैं सीट मत रिवेल करिएगा किस सीट पे, ठीक है सर। यहाँ 4-4 सीए लगाए जाते थे कि चुनाव आचार संहिता के हिसाब से चुनाव आयोग का जो लिमिट है उससे कहीं ऊपर न हो जाए। सर इस बार हालत यह है कि पर्चियां इकट्ठा, अरे कुछ तो दिखा दो, इज्जत तो बचा लो। आपका कहना बिल्कुल सही है सर, तो बिल्कुल सर, सही है। तो हरियाणा के चुनाव में एक तो कांग्रेस के पास थोड़ी पैसे की भी कमी है, और हुड्डा साहब सिर्फ रोहतक में लड़ रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई इन जनरल हरियाणा की डिस्कशन। तीसरी बात आ जाते हैं हरियाणा की पोल डायनेमिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स में क्या है। सर 2019 का जब चुनाव हुआ था, सर 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन की आगजनी और लूटपाट से हरियाणा में पहली बार ध्रुवीकरण शुरू हुआ। हुआ क्या था कि इससे पहले जो जाट समुदाय है वो एंटी कांग्रेस, देवीलाल इत्यादि, एनएलओ इत्यादि पार्टियों का समर्थक हुआ करता था, और जो अन्य ओबीसी और ईबीसी एंड एससी एसटी थे वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। तो जब जाट आरक्षण आंदोलन में भयानक लूटपाट आगजनी, सर पूरा हरियाणा खाक जला के राख कर दिया गया था, और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं सर, प्राइवेट प्रॉपर्टी चुन चुन के लूटी गई थी, आग जलाई गई थी। पहले लूटी गई, फिर आग लगाई गई। सर एक बहुत बड़ा कारों का एक शोरूम था, जिसमें लोग बताते हैं कि 500 स्थानीय बच्चे, जिसमें मैक्सिमम जाट थे, ये भी एक बात पता चली है, वो उस शोरूम में सर काम करते थे। तो अब कार तो लूट नहीं सकते थे, तो सर उस शोरूम को तहस नहस करके आग लगा दी गई, पता नहीं कितनी कारें जला दी गई थी। तो सर, और चुन चुन कर गैर जाट समुदाय की दुकानें पहले लूटी गई, फिर जलाई गई। बगल में जाट की दुकान है, उसको नहीं टच किए, बगल में किसी अन्य समुदाय की दुकान है, या किसी भाजपा लीडर जाट की दुकान है, घर है, मकान है, स्कूल है, बस है, कुछ भी है, उसको पता लगा 4 दुकान एकदम सुरक्षित है, 5वीं 6ठी लूट के जला दी गई। तो सर अब ऐसे में पोलराइजेशन क्यों नहीं हुआ? तो हुआ क्या सर कि जाट वर्सेस 35 जात का पोलराइजेशन हो गया, और वो सारी की सारी 35 जात 2016 में भाजपा के पक्ष में आ गई। और तब तक मनोहर लाल खट्टर का पहला कार्यकाल था, तो पहले कार्यकाल में आपको पता है सिर्फ गड्ढे भरने में, रिजल्ट दूसरे कार्यकाल में आता है। तो दूसरे कार्यकाल में मनोहर लाल की गवर्नेंस, खट्टर साहब की, उनका बिना खर्ची पर्ची के एकदम निष्पक्ष ईमानदारी से नौकरियां देना, और एकदम ईमानदार गवर्नेंस, जहां लूट खसोट के लिए कोई स्थान ही नहीं था, और डिजिटल गवर्नेंस। बोले सरकार, आपको सरकार के पास नहीं आना है, सरकार आपके घर अपने आप आ जाएगी, आप खाली पोर्टल में हमको एक बार बुला लीजिए। सर हरियाणा का इतना जबरदस्त गवर्नेंस है, वो कहते हैं कि आपको किसी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना है, किसी में भी, सचिवालय तो आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, हर चीज आपको आपके घर पे मिलेगी ऑनलाइन, ये व्यवस्था दे दी। और
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोदी जी ने कर ही दिया था, उसको हूबहू लागू कर दिया। तो सर इतनी बड़ी लकीर खींच दी खट्टर साहब ने कि आज की तारीख में 35 जातियां पूरी की पूरी तरह भाजपा के साथ गोलबंद है। और जो कोर वोट, जो जो कोर वोट है, वो कांग्रेस के पास, हुड्डा साहब के पास सिर्फ 60 to 70% जाट बचे हैं। बाकी 35 जातियां सर पूरी तरह भाजपा के साथ गोलबंद है, लामबंद है। जो छूटा छटका कैंडिडेट की वजह से थोड़ा बहुत वो अलग बात है, शरण होता है, वो वो तो है। हर जगह। ठीक बात। इसका मतलब आपकी जो पुरानी अवधारणा है हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में कि जिधर जाट का केंद्रीकरण देखा जाएगा, ठीक 35-36 जातियां उसके उलट वो जाके इकट्ठा पोलराइज हो जाती हैं। और इस बार वो अच्छा, इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और है, 100% जाट नहीं, मैं कतई नहीं मानता कि 100% जाट जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाता है। एक अच्छी खासी संख्या बीजेपी के पास भी तो है सर। लगभग 20 से 30%। बस मुझे तो लगता है इससे कुछ ज्यादा नहीं, इतनी ही है, अच्छा 20-30%। आगे अच्छा। सुनिए। अच्छा, 2016 काफी पुरानी बात होगी, लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है। 8 साल हो गए सर उस बात को, उस आगजनी को। परंतु बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों की गुंडागर्दी फिर से रीएस्टेब्लिश हो गई किसान आंदोलन के समय, जो फर्जी किसान आंदोलन इन लोगों ने किया, और जो दिल्ली और हरियाणा को चौक करके रखा 1.25 साल तक, और अब भी रह रह के चौक कर लेते हैं। और हरी पगड़ी के नाम पर जो सड़क पे गुंडागर्दी होती है, कि कोई भी गुंडागर्दी करनी है तो किसान का चोला ओढ़ लो। तो सर, जाट आरक्षण आंदोलन की आगजनी लूटपाट को लोग भूल जाते हैं, पर किसान आंदोलन की गुंडागर्दी ने वो तमाम यादें हरी कर दी। और वो जो धारणा बनी थी कि ये वर्ग गुंडागर्दी करता है समाज में, फिर इन्होंने किसान के भेष में चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे, हम नाराज हैं, हम घुसने नहीं देंगे गांव में, हम नाराज हैं। कल एक व्यक्ति मेरे से बड़े गर्व से कह रहा था कि तुम चुनाव जीत कैसे जाओगे, हम तुम्हें गांव में घुसने नहीं देंगे, तुम्हें तो गांव में कोई घुसने नहीं दे रहा, तुम चुनाव जीतने की बात कर रहे हो। अच्छा, हरियाणा में सामंतशाही का यह हाल है कि आम गरीब गुरबा, जो जमींदार वर्ग है, उसके सामने अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस डिस्कस करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। वो गांव में ये चौपाल में बैठ के कह ही नहीं सकता कि हाँ हम भाजपा सपोर्टर हैं, लड़ने लग जाते हैं। कल एक ऑन कैमरा एक पत्रकार कवर कर रहा था, तो एक व्यक्ति से बोल दिया कि भैया मैं तो भाजपा को वोट दूंगा। तुम बोला क्यों वोट दोगे? कि भाई मेरी बीवी बीमार थी, आयुष्मान कार्ड में 3.5 लाख का मेरा इलाज हुआ है। तो एक भाई साहब बोलते हैं कि देखना पर तो कोई फिर यहीं नहीं बीमार पड़ जाए, यहीं नहीं मर जाए। ओहो, इस तरह की ऑन अराजक खुली कैमरा धमकी, इस तरीके की धमकी। और सर ये गांव का, ये रोजमर्रा की बातें हैं। और जो 75% तो नहीं, 50% हरियाणा आज भी इसी सामंतशाही में जी रहा है जी। अच्छा, किसी भी कांग्रेसी को, किसी भी सेफोलॉजिस्ट को, किसी भी पैनलिस्ट को, किसी भी विश्लेषक को यह दिखाई दे सकता है कि हरियाणा में तो बड़ी भयानक आंधी है भाई कांग्रेस की, क्योंकि पूरा गांव का गांव कांग्रेसी है। उनको ये पता नहीं है कि जो कांग्रेस का झंडा उठा के हुड्डा जिंदाबाद कह रहा है, वो असल में कट्टर भाजपाई है, सिर्फ इनको खुश रखने के लिए कि अरे भैया चुनाव तो आज न है, कल तो इन्हीं के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि भैया 80% गांव के सभी संसाधनों पे तो इनका कब्जा है। अपनी गली से निकलने नहीं देंगे, अपने खेत से होकर जाने नहीं देंगे, अपने हैंड पाइप से, अपने ट्यूबवेल से पानी नहीं लेने देंगे। इसलिए इनकी यहां मिलाते रहो। तो मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि अरे भैया तुमको जो वोट दिखाई दे रहा है ये फर्जी है, तुमको जो कांग्रेस का जन समर्थन दिखाई दे रहा है ये फर्जी है, ईवीएम से वोट नहीं निकलेगा। ये बात अगर बिल्कुल आपने जिस तरीके से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप बता रहे हैं और जमीन के हालात बता रहे हैं, यही सब वो वजह हैं कि जब नतीजे आते हैं तो लोग कहते हैं साहब ईवीएम हैक हो गई। अच्छा, हरियाणा की कुल सीटों पे आप भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों को आप रिजल्ट ऐसे ही, मैं सीट्स पे नहीं बात करूंगा, करना चाहता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप माहौल क्या देख रहे हैं?
सर देखिए, नंबर 9 सीट पे मतलब 8 सीट पे कोई लड़ाई नहीं है। ठीक बात। 9वीं सीट रोहतक है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में 1 से 1.5 लाख से पीछे चल रहे हैं। और हाँ, और 10वीं सीट में शैलजा और अशोक तंवर फंसे हुए हैं, जिसमें अंत में अशोक तंवर थोड़ी सी 10, 20, 30, 40 हजार की लीड से वो अभी सीट जीत निकाले। जाएंगे। अब उसमें क्लीन एक स्वीप कारण, दिखाया जा एक रहा है इस आपको तरह मैं से। एक चीज हाँ, आपको बता दूं। मान लीजिए, अब वो पहलवानी का संदर्भ में एग्जांपल दे देता हूं कि आप एक अखाड़े में आप गए 5 साल पहले, 10 साल पहले गए, तो एक बच्चा था जो अभी जो है उसको खड़ा होना भी नहीं आता था, लंगोटी बांधनी भी नहीं आता था। तो आपने कहा, अरे यार वो तो एकदम है, बच्चा है, वो तो पोआ है भाई, जन्मल। अब 5 साल बाद आप अखाड़े में गए तो बोले, अरे यार बच्चा है, अभी तो तेज हवा चलती है तो उसको पकड़ना पड़ता कहीं उड़ न जाए। हाँ, फिर दंगल हुआ तो आपने कहा कि है पहलवान, पहली नंबर कुश्ती कौन लड़ेगा? बोला वो फलाने लड़ेगा। बोले अरे यार वो तो बच्चा है, वो तो तेज हवा में उड़ने का खतरा रहता है। तो हमने कहा कि अरे आपने उसको 10 साल पहले देखा था, तब वो 8 साल का था। फिर जब 5 साल पहले देखा तो वो 13 साल का था। अब इस समय वो 18 साल का गबरू जवान है, 110 किलो वजन है उसका। अब वो पहलवान है रुस्तम, उठा के पटक के छाती पे चढ़ जाएगा। सर यही भाजपा के साथ हुआ है। ओके, ओके। साइकोलॉजिस्ट लोग आज भी 10 साल पहले वाली और 5 साल पहले वाली भाजपा का आकलन कर रहे हैं। बोला अरे यार वो तो कुछ है ये नहीं था। उनको ये पता नहीं है कि आज से 5 साल पहले जो पोलराइजेशन हुआ था वो अब सीमेंट में गड़ चुका है, में तब्दील, और कंक्रीट बन चुका है। कंक्रीट बन चुका है। और पिछले चुनाव तक जो SC ST वोट था ना सर, वो डमाडोल था। आज की तारीख में SC वोट का ज्यादा झुकाव भाजपा की तरफ हुआ है। और सर जैसे यूपी में तो भाई अखिलेश जी या MY कॉम्बिनेशन से लड़ते हैं ना, मुस्लिम के साथ यादव है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में तो यह है सर। हरियाणा में ना जाट के साथ कोई टॉपअप नहीं है, ठोस टॉपअप। ठोस टॉपअप। जब ठीक। पिछले चुनाव तक 2019 तक SC टॉपअप फिर भी था। वो परंपरागत रूप से, चूंकि कांग्रेस के साथ था ना, परंपरागत रूप से वो कांग्रेस के साथ था। पिछले चुनाव में सैनी इतना ठोस नहीं था। इस बार नायब सिंह सैनी की वजह से 95% सैनी बीजेपी में आ चुका है। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी ने फिर इधर OBC राजनीति पे अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत की है सर। पैनलिस्ट लोग इन चीजों को जानबूझ, सर देखिए मैं नहीं मानता कोई पैनलिस्ट इतना मूर्ख होता है, विश्लेषक सर जानबूझ के इग्नोर करते हैं, क्योंकि पैसा खा के चुनाव विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए ये जितने लोग 5 सीट पे कांग्रेस को जिता रहे हैं, बाकी 5 पे बहुत कांटे की लड़ाई बता रहे हैं, सर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 8 सीट पे वॉकओवर है, एक रोहतक लड़ाई में है, एक सिरसा लड़ाई में है, और दोनों बीजेपी जीतेगी। चलिए सर, तो आप जैसे एक सुपारी जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से सुपारी पैनलिस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट हो गया। निश्चित रूप से ये चीजें देखी जा रही हैं। एक वो मीठा सलीम यादव हैं, वो तो ऐसा दांत चबा चबा के बताते हैं, उनके हिसाब से तो मतलब एक एक सिटिया वो कुतर के कांग्रेस के पाले में डालते जा रहे हैं। मैं योगेंद्र यादव सलीम की बात कर रहा हूँ। तो सर मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए हम पंजाब पर आपसे एक सेपरेट वीडियो करेंगे, पंजाब पर हम एक सेपरेट बात करेंगे। दर्शकों, हमने ये वीडियो शुरू तो जरूर किया था ये कहते हुए कि हम पंजाब और हरियाणा, क्योंकि छठे चरण में पंजाब यानी 25 तारीख को पंजाब का हरियाणा का है, और उसके बाद 1 तारीख को पंजाब का है। तो चूंकि इस समय चुनावी मौसम चल रहा है, हमारे दर्शक बहुत सारे कंटेंट देख रहे हैं, उनको देखने की आवश्यकता पड़ रही है, वो देखना चाह रहे हैं, इसलिए हम इस कंटेंट को छोटा रखते हुए हरियाणा पर, ये था बाबा जी का चुनावी आकलन, जिस पर ये कह रहे हैं कि 8 पर तो वॉकओवर है, 1-2 पर लड़ाई दिख रही है, वह भी दोनों
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास अंततः आ रहा है, क्योंकि एक ध्रुवीकरण हो चुका है और जो माहौल हरियाणा के राजनीति में चुनाव के दौरान दिखाई दे रहा है, वो संभवतः वहां के दुर्भाग्यपूर्ण जो वहां अभिजात्य वर्ग और एक जो क्रूर सामंतशाही वाली बात है, इसकी वजह से कांग्रेस के झंडा, बैनर, पोस्टर लहराते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन मतदान गुप्त होता है और जब जनता मतदान यानी ईवीएम तक जाती है तो उसकी उंगली क्या बोल रही है, लोगों को सिर्फ टी सुनाई देता है, वीवीपैट वो खुद देखता है और तभी कहीं नतीजे आने के बाद ये कहा जाता है कि साहब ईवीएम हैक हो गया। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों, इस क्षमा याचना के साथ कि ये वीडियो ऑलरेडी देखिए 25 मिनट का हो गया है, तो हरियाणा पंजाब पर कल आपको वीडियो बाबा जी के साथ ही देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हरियाणा पर अच्छा विश्लेषण देने के लिए बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय हो।